नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बाउंड टू एडुकेशन में। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस नए वीडियो में। दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस को स्टार्ट किया था। इससे पहले के वीडियोस में हम लोगों ने जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट देखा था। कोऑर्डिनेशन कंपोनेंट में हम लोगों ने नोमेनक्लेचर देखा, आइसोमरिज्म एंड बॉन्डिंग देखा, इन कॉम्प्लेक्सेस बैलेंस बॉन्ड थ्योरी को भी देखा। और मैंने जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते थे और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एनसीईआरटी में दिए गए थे, सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को मैंने नोट्स में इंक्लूड कर दिया है। अगर आपने नोट्स नहीं लिया है तो टेलीग्राम आईडी पे लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम आईडी मिल जाएगा, उसमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ईमेल पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो मैंने बुक आपको रिकमेंड किए थे उस बुक से प्रैक्टिस करते रहें। अगर आपको बुक का पीडीएफ चाहिए तो भी आप टेलीग्राम पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको बुक का पीडीएफ दे दूंगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और आज के पहले टॉपिक पे आते हैं। आज का टॉपिक है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। आज जानेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से किस प्रकार के क्वेश्चंस आए थे दिसंबर 2022 में और किस प्रकार के क्वेश्चन आपके आने वाले परीक्षा में बन सकते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी। क्योंकि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी से हमें कॉम्प्लेक्स के बारे में अच्छा खासा जानकारी मिल रहा था। इसमें हम लोगों ने जाना था प्राइमरी वैलेंसी को, सेकेंडरी वैलेंसी का भी हमें पता चलता है। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी से हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पता चलता है, ईएन नंबर के बारे में पता चलता है और हमें मैग्नेटिक नेचर का भी पता चलता है कि पैरामैग्नेटिक होगा या फिर डायमैग्नेटिक होगा, कलरलेस होगा, कलर्ड होगा। इन सभी चीज़ों के बारे में बैलेंस बॉन्ड थ्योरी से हमें पता चलता है। फिर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की आवश्यकता क्यों पड़ी। देखिए दोस्तों, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बहुत बड़े बड़े मेजर लिमिटेशंस थे जिसके कारण क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आया। उन्हीं लिमिटेशंस को सबसे पहले देखते हैं, उसके बाद हम लोग क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला लिमिटेशन है इट इन्वॉल्व्स ए नंबर ऑफ एजम्पशन। जी हाँ दोस्तों, इसमें बहुत सारे एजम्पशन थे जिसके कारण क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का ये एक लिमिटेशंस बन जाता है। कभी कभी सिर्फ एक कॉम्प्लेक्स के लिए ही एक एजम्पशंस बना दिया गया था जिसके कारण इसमें बहुत सारे एजम्पशंस हो गए थे। तो इसका पहला लिमिटेशन याद रखेंगे, इट इन्वॉल्व्स ए नंबर ऑफ एजम्पशंस। दूसरा लिमिटेशन याद रखेंगे, इट डज नॉट गिव क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ मैग्नेटिक डाटा। हम लोगों ने बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में पढ़ा कि अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो वो पैरामैग्नेटिक होगा, अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो वो डायमैग्नेटिक होगा। लेकिन क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ मैग्नेटिक डाटा के बारे में हमें कुछ नहीं पता चलता है, तो ये भी एक लिमिटेशन है। उसके बाद देखिए, इट डज नॉट एक्सप्लेन कलर ऑफ कंपाउंड। हम लोग बैलेंस बॉन्ड थ्योरी से केवल पता कर सकते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स दिया गया है वो कलर्ड होगा या फिर कलरलेस होगा। इसमें हमें कलर के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता है कि वो ब्लू होगा, ब्लैक होगा या फिर येलो होगा, ऑरेंज होगा, क्या कलर होगा, ये चीज हमें बैलेंस बॉन्ड थ्योरी से पता नहीं चलता है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप नोट करके रख लीजिएगा। देखिए दोस्तों, चौथा नंबर जो पॉइंट है, इट डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन वीक फील्ड लिगेंड एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। हमें बैलेंस बॉन्ड थ्योरी से किसी भी प्रकार से वीक फील्ड लिगेंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं। अगर आपको पहले से वीक फील्ड लिगेंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के बारे में जानकारी होगा तभी आप कॉम्प्लेक्स का हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पता कर सकते हैं। ये चीजें हम लोगों ने पहले भी चर्चा किया था। इसमें केवल याद रखेंगे, इट डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन वीक फील्ड लिगेंड एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हमें स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं, ठीक है। It does not make exact prediction regarding tetrahedral and square planar geometry in coordination number 4. कोऑर्डिनेशन नंबर 4 जब होता है तो हम लोग जानते हैं या तो टेट्राहेड्रल जियोमेट्री होगा या तो स्क्वायर प्लानर जियोमेट्री होगा, लेकिन एग्जैक्ट प्रेडिक्शन ये हमें नहीं बताता है। तो यही सब मेजर लिमिटेशन है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के। और भी लिमिटेशन है लेकिन ये मेजर लिमिटेशन है, इससे क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो इनको आप याद रखेंगे जिसके कारण क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आया। अब कुछ पोस्टुलेट्स को जान ले। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के भी अधिक ही पोस्टुलेट है, ऐसा नहीं कि बहुत कम पोस्टुलेट है, लेकिन मेजर जो पोस्टुलेट है उनको जान ले जिससे आपके आने वाले जो सवाल है वो बनेंगे और जो भी क्वेश्चन है वो आपका इससे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, पहला पोस्टुलेट है, इट इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल विच इज यूज्ड टू डिस्क्राइब स्प्लिटिंग इन मेटल डी ऑर्बिटल। सीएफटी क्या है? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ये इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल है जिसका उपयोग क्यों किया जाता है? मेटल डी ऑर्बिटल को जब स्प्लिट होता है, जब लिगेंड उसमें आता है या फिर लिगेंड के द्वारा जब इलेक्ट्रॉन डोनेट किया जाता है सेंट्रल मेटल एटम को, तो उसमें जो स्प्लिटिंग होता है उसी को डिस्क्राइब करने के लिए ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आया था, ठीक है। दूसरा पोस्टुलेट देखिए, लिगेंड्स आर कंसिडर्ड एज पॉइंट चार्ज इन केस ऑफ एनायंस। याद रखेंगे, जब एनायंस होंगे तो लिगेंड को पॉइंट चार्ज की तरह हम लोग कंसीडर करेंगे और जब न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होगा तब हम लोग उसको डायपोल की तरह ट्रीट करेंगे, ठीक है। इसको आपको जब एग्जांपल हम लोग लेंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है।
अब चलिए जो भी बेसिक पॉइंट है उसको जान लेते हैं, जो कि आपको आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बहुत ही अधिक मददगार साबित होंगे। बेसिक टर्म याद रखेंगे, डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स किसे कहा जाता है। जब सभी ऑर्बिटल का एनर्जी इक्वल होता है तो उसे हम लोग डीजेनरेटेड ऑर्बिटल कहते हैं। यह आया हुआ क्वेश्चन है तो इसे आप याद रखेंगे। ऑर्बिटल्स ऑफ इक्वल एनर्जी किसे कहते हैं, डीजेनरेटेड ऑर्बिटल को हम लोग कहते हैं। जब सभी ऑर्बिटल के एनर्जी बराबर होंगे तो उसको हम लोग डीजेनरेटेड ऑर्बिटल कहते हैं। जब ऑर्बिटल टूट जाते हैं, माफ कीजिएगा टूट नहीं जाते हैं, जब स्प्लिट हो जाते हैं, ठीक है, दो तरह से स्प्लिट होगा, एक T2G सेट बनेगा, एक EG सेट बनेगा, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल के केस में और टेट्राहेड्रल के केस में दोनों में अलग अलग होता है, उसको हम लोग बाद में समझेंगे। सबसे पहले आप जान ले, डी ऑर्बिटल 5 ऑर्बिटल होता है, ये आप सभी को पता होगा। ये 5 ऑर्बिटल दो सेट में टूटता है, T2G सेट जिसमें 3 ऑर्बिटल होता है और EG सेट जिसमें 2 ऑर्बिटल होता है। याद रखेंगे T2G सेट का जो ऑर्बिटल होता है इस प्रकार से बनता है, DXY, DYZ, DZX, ठीक है। DXY अर्थात कि XY जो एक्सिस है उसके बीच का ऑर्बिटल होगा, DYZ अर्थात YZ एक्सिस के बीच का ऑर्बिटल होगा, DZX अर्थात कि एक्सिस के Z और X एक्सिस के बीच में ऑर्बिटल लाई करेगा। इस चीज को याद रखिए, आगे आपका काम आएगा, ठीक है। EG सेट देखिए, डबली डीजेनरेटेड इसको कहा जाता है और इसको ट्रिपली डीजेनरेटेड ऑर्बिटल कहते हैं, ठीक है। ट्रिपली डीजेनरेटेड ऑर्बिटल क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये 3 ऑर्बिटल सेम एनर्जी का होगा। डबली डीजेनरेटेड ऑर्बिटल क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये 2 जो ऑर्बिटल है ये सेम एनर्जी का होगा, ठीक है। याद रखेंगे ये एक्सिस पर लाई करेगा, EG जो सेट होगा ये एक्सिस पर लाई करेगा, जैसे कि DX2 Y2 X2 और Y2 पर लाई करेगा और DZ2 Z2 ये एक्सिस पर लाई करेगा। ये चीज याद रखेंगे। अब चलिए जानते हैं ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के बारे में। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में किस प्रकार से स्प्लिटिंग को आप दर्शा सकते हैं। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में आप सभी को पता होगा लिगेंड की संख्या कितनी होती है, लिगेंड की संख्या 6 होती है। इसको हम लोग ML6 के द्वारा दर्शा सकते हैं। इसका ज्योमेट्री को इस प्रकार बना सकते हैं, इसके बीच का एंगल मैंने पहले भी बताया था 90 डिग्री का होता है, ठीक है। तो इस चीज को याद रखेंगे। जब ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगा, लिगेंड हमारे पास 6 है और मेटल जो आपका आयन या फिर मेटल इलेक्ट्रॉन्स में डी ऑर्बिटल मौजूद है, वो डी ऑर्बिटल स्प्लिट करेंगे। किस प्रकार स्प्लिट करेंगे इसको अच्छे तरीके से समझ लीजिए, इससे डायरेक्टली क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, जब तक ये स्प्लिटिंग नहीं होता है तो मेटल जो आयन होते हैं या फिर जो मेटल होते हैं उसके डी ऑर्बिटल का जो एनर्जी होता है वो बराबर होता है। इसको हम लोग कहेंगे डीजेनरेटेड डी ऑर्बिटल्स इन फ्री स्टेट। फ्री स्टेट में डीजेनरेटेड डी ऑर्बिटल्स, इसमें किसी भी प्रकार का स्प्लिटिंग नहीं हुआ है। जब लिगेंड अप्रोच करते हैं, ठीक है, अभी भी स्प्लिटिंग नहीं हुआ है, जब लिगेंड अप्रोच करते हैं, कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, उस समय थोड़ा सा एनर्जी इससे हाई हो जाता है। उस समय हम लोग कहेंगे डीजेनरेटेड डी ऑर्बिटल इन कॉम्प्लेक्स ML6। ML6 कॉम्प्लेक्स में डीजेनरेटेड डी ऑर्बिटल्स, अभी भी ये स्प्लिट नहीं हुआ है। उसके बाद देखिए, जब लिगेंड आकर के अटैच हो जाते हैं तो वो क्या होते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं। स्प्लिट किस प्रकार से होगा, एक मैंने बताया EG सेट में होगा, एक T2G सेट में होगा। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि ये EG सेट ऊपर ही क्यों गया और T2G सेट नीचे ही क्यों आया। इसके बारे में देखिए, हम लोगों ने पहले ही बात किया था। देखिए, जो ML6 होता है ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री को आप ध्यानपूर्वक जब देखेंगे, 3D मॉडल में देखेंगे तब समझ में आएगा। ये देखिए 90 डिग्री पे है, अर्थात कि एक लिगेंड दूसरे लिगेंड के किस प्रकार है, ये 90 डिग्री पर है, अर्थात ये एक्सिस पर लाई कर रहा है। और इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था एक्सिस वाले ऑर्बिटल कौन से हैं, DX2 DZ2 EG सेट वाले एक्सिस वाले ऑर्बिटल है। तो जब भी इलेक्ट्रॉन एक्सिस पर अप्रोच करेगा तो रिपल्सन ज्यादा होगा, जिसके कारण EG सेट का जो एनर्जी है वो हाई हो जाएगा, जबकि T2G सेट का एनर्जी लो हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे देखिए EG सेट का एनर्जी क्या है, हाई है, और T2G सेट का एनर्जी लो है। याद रखेंगे, एक रेफरेंस लाइन लिया जाता है बेरी सेंटर, और यहाँ पे डेल जीरो किस लिए दर्शाया जाता है, डेल जीरो को कहते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, ठीक है। जहाँ पे जीरो, माफ कीजिएगा, ये जीरो या फिर ओ क्या दर्शाता है, ऑक्टाहेड्रल के लिए यहाँ पे जीरो लिखते हैं, टेट्राहेड्रल के लिए हम लोग टी लिखेंगे, ठीक है। तो याद रखेंगे डेल ओ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को दर्शाता है, ठीक है। और ये कौन सा एनर्जी होता है, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन T2G सेट एंड EG सेट। जो T2G सेट और EG सेट के बीच में एनर्जी डिफरेंस है उसको दर्शाने के लिए हम लोग डेल ओ या फिर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का उपयोग करते हैं। याद रखेंगे,
जो ईजी सेट और बेरी सेंटर के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस होगा प्लस 0.6 डेल जीरो होगा, माफ कीजिएगा डेल ओ होगा, और नीचे का जो एनर्जी होगा T2G सेट का जो स्प्लिटिंग का एनर्जी होगा वो माइनस 0.4 डेल ओ होगा। ठीक है, तो इस चीज को याद रखेंगे, इससे डायरेक्टली क्वेश्चन हो सकता है पूछा जाए, क्योंकि यहाँ पे देखिए ईजी सेट का जो एनर्जी डिफरेंस होगा प्लस 0.6 डेल ओ होगा। ठीक है, प्लस क्यों लिया है, क्योंकि ये बेरी सेंटर से ऊपर है इसीलिए पॉजिटिव में है, पॉजिटिव के लिए हम लोग 0.6 लिए हैं पॉजिटिव में। उसके बाद देखिए इसका एनर्जी डीजेनरेटेड डी ऑर्बिटल के एनर्जी से कम है इसीलिए इसको नेगेटिव में लिया है, माइनस 0.4 डेल जीरो लिखेंगे। ठीक है, ये T2G सेट का एनर्जी है। अब चलिए दोस्तों टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि आपका सिलेबस में दो ही है, ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल। स्क्वायर प्लानर भी, माफ कीजिएगा, स्क्वायर प्लानर भी होता है लेकिन स्क्वायर प्लानर से क्वेश्चन नहीं बनेगा। टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल दो ही प्रकार के ज्योमेट्री से क्वेश्चन बनेगा, तो इस दोनों को अच्छे तरीके से आप देख लीजिए। ठीक है, देखिए दोस्तों टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री आपका लगभग इस प्रकार का होगा, ऐसे में तो आपको समझ में नहीं आएगा, 3D मॉडल में जब देखेंगे तो अच्छी प्रकार से आपको समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए ML4 होता है, इसमें लिगेंड कितना होता है, 4 होता है, और एक सेंट्रल मेटल एटम या फिर सेंट्रल मेटल आयन होता है। सेम प्रकार का होगा जब तक लिगेंड इसमें अटैच नहीं होगा तो डीजेनरेटेड डी ऑर्बिटल इन फ्री स्टेट होगा। जैसे ही लिगेंड अप्रोच करेंगे तो एनर्जी थोड़ा सा बढ़ जाएगा, उसको हम लोग कहेंगे डीजेनरेटेड डी ऑर्बिटल्स इन कम्प्लेक्स ML4। अब देखिए यहाँ पे T2 सेट में टूट जाता है और EG सेट में टूट जाता है। आप इसको T2G भी लिख सकते हैं, लेकिन टेट्राहेड्रल को ऑक्टाहेड्रल से थोड़ा सा अलग दिखाने के लिए T2 लिखे हैं। आप T2G भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। T2G सेट में हम लोग जानते हैं 3 ऑर्बिटल यहाँ पे स्प्लिट होता है, जबकि EG सेट में हम लोग जानते हैं 2 ऑर्बिटल स्प्लिट होता है। अब आपके मान में यहाँ पे आ रहा होगा T2G सेट यहाँ पे एनर्जी इसका ज्यादा कैसे हो गया और EG सेट का एनर्जी कम क्यों हो गया, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल में हम लोगों ने पढ़ा था कि EG सेट ऊपर होगा और T2G सेट नीचे होगा, लेकिन इसमें ऑपोजिट क्यों होता है। ठीक है, तो इसका कारण इसका स्ट्रक्चर में ही आप देख सकते हैं। ठीक है, जब आपको इस ज्योमेट्री को ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपको पता चलेगा इन लिगेंड के बीच में 109 डिग्री का एंगल है, और 109 डिग्री का एंगल है अर्थात कि इसके लिगेंड एक्सिस पर मौजूद नहीं है। एक्सिस पर मौजूद नहीं है मतलब इनके बीच का रिपल्सन कम होगा, और एक्सिस वाले देखिए कौन सा है, एक्सिस वाले लिगेंड हम लोग के पास EG सेट वाला है, तो एक्सिस में रिपल्सन कम होगा अर्थात कि EG सेट का एनर्जी कम होगा। ठीक है, इसीलिए देखिए यहाँ पे EG सेट का एनर्जी कम है जबकि T2G सेट का एनर्जी ज्यादा है। ठीक है, देखिए दोस्तों EG सेट और बेरी सेंटर से इसका एनर्जी डिफरेंस क्या होगा, प्लस 0.4 डेल्टा टी। टी क्यों लिखे हैं, टेट्राहेड्रल के लिए लिखे हैं, वो हम लोग ऑक्टाहेड्रल के लिए ऊपर लिखे थे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए प्लस 0.4 डेल्टा टी हो जाएगा, क्योंकि इससे पहले भी हम लोग यहाँ पे माइनस लिखे थे क्योंकि ये बेरी सेंटर से नीचे था, बेरी सेंटर से ऊपर है अर्थात कि डीजेनरेटेड जो कम्प्लेक्स का यहाँ पे एनर्जी है उससे ज्यादा है इसीलिए प्लस लिए हैं, और यहाँ पे देखिए EG सेट का एनर्जी कम है इसीलिए माइनस 0.6 डेल्टी लिखे हैं। दोनों के बीच का एनर्जी डिफरेंस को डेल्टी कहते हैं अर्थात कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो इतना चीजों को जान ले। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूं किस प्रकार के क्वेश्चन इस टॉपिक से बन सकते हैं, अभी तक जितने चीजों को पढ़ा उसमें से किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए दोस्तों इसमें डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है कि 0.6 डेल ओ ये आपका एनर्जी डिफरेंस होता है EG सेट का, और T2G के लिए एनर्जी डिफरेंस होता है 0.4 डेल जीरो। ठीक है, माइनस क्यों ऐड किया है, क्योंकि यहाँ पे बेरी सेंटर के नीचे एनर्जी है, कम एनर्जी से ले माइनस ऐड किया है। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल में याद रखेंगे EG का एनर्जी ज्यादा होता है, T2G का एनर्जी कम होता है। ठीक है, टेट्राहेड्रल में याद रखेंगे T2 का एनर्जी ज्यादा होता है, EG का एनर्जी कम होता है, ये चीज मैंने पहले ही बता दिया है। ठीक है, और डेल टी और डेल ओ में अगर आपको डिफरेंस चाहिए तो डेल टी इज इक्वल टू 4/9 डेल जीरो होता है। ठीक है, तो इस चीज को भी रखे रहिए, हालांकि इससे क्वेश्चन आएगा नहीं लेकिन फिर भी मैंने लिखा दिया है, अगर न्यूमेरिकल बाई चांस आ जाता है तो इसे आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कौन कौन सा फैक्टर ऐसे हैं जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को इफेक्ट करते हैं, और सारे जितने भी फैक्टर्स मैंने लिखा है जैसे कि ऑक्सीडेशन, स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल, ज्योमेट्री, एक एक पॉइंट एक एक क्वेश्चन है, तो इसको थोड़ा ध्यानपूर्वक देखिएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला फैक्टर जो इफेक्ट करता है वो है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल। सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर किस प्रकार क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को इफेक्ट करता है ये चीज जान लीजिए। देखिए सेंट्रल मेटल का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो डायरेक्टली
प्रोपोर्शनल होता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी से, अर्थात कि जितना अधिक ऑक्सीडेशन नंबर होगा उतना अधिक क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी होगा, जितना कम ऑक्सीडेशन होगा उतना कम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी होगा। दो कॉम्प्लेक्स का हम लोगों ने यहाँ पे एग्जांपल लिया है FeH2O6 3+, FeH2O6 2+। इसमें अगर आप Fe का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो 3+ होगा, क्योंकि यहाँ पे H2O का जो चार्ज होता है वो 0 होता है, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, जो आपका X निकलेगा वो +3 निकलेगा। ठीक है, तो Fe का यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा 3+ और यहाँ पे Fe का ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा 2+। इसमें हम लोगों ने पढ़ा ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल किस प्रकार इफेक्ट करता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, अर्थात कि इस Fe का ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा है, मतलब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इसका ज़्यादा होगा, तो इसीलिए ये ज़्यादा होगा। इधर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कम होगा क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर कम है। तो ये भी एक डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है। आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स हैज लोएस्ट, या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स हैज हाईएस्ट क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, और इस प्रकार का कॉम्प्लेक्स दे दिया जाएगा, 4 ऑप्शन दिया जाएगा। आपको उसमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। ऑक्सीडेशन नंबर आप जब निकालेंगे तो जिसमें सबसे अधिक ऑक्सीडेशन नंबर आएगा उसका क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होगा, जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर कम आएगा उसका क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कम होगा। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं ज्योमेट्री किस प्रकार क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को इफेक्ट करेगा। तो याद रखेंगे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्सेस इज ग्रेटर देन क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस इज ग्रेटर देन क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। स्क्वायर प्लानर से आपके क्वेश्चन बनने का चांसेस कम है। याद रखेंगे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स इज ग्रेटर देन क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। एक एग्जांपल लिखिए COCl6 4- COCl4 2-। अगर इस प्रकार का कॉम्प्लेक्स दिया रहेगा और पूछा जाएगा कि किसका जियोमेट्री, माफ कीजिएगा, किसका क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज़्यादा होगा, तो याद रखेंगे ऑक्टाहेड्रल का ज़्यादा होगा टेट्राहेड्रल से। तो सिंपल सा आपको देखना है, इसमें आपका लिगेंड कितना है, 6 लिगेंड है, और इसमें कितना है, 4 लिगेंड है, जिससे आपको पता चल रहा है कि कॉम्प्लेक्स कौन सा ऑक्टाहेड्रल है, कौन सा टेट्राहेड्रल है। ठीक है, अगर दोनों प्रकार का कोऑर्डिनेशन नंबर अगर Cl4 ही रहता और 2 प्रकार का Cl4 का, यहाँ पे देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का 2 कॉम्प्लेक्स दिया रहा था, तो या तो हो सकता था स्क्वायर प्लानर हो या तो हो सकता था टेट्राहेड्रल हो। स्क्वायर प्लानर जानने के लिए आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना होगा। हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन सा टेट्राहेड्रल है और कौन सा स्क्वायर प्लानर है। हाइब्रिडाइजेशन निकालने का मैंने प्रोसेस पहले ही बता चुका है, प्रीवियस वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए डी सीरीज किस प्रकार क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को इफेक्ट करता है। याद रखेंगे 5D सीरीज का क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज़्यादा होता है 4D से, उसके बाद 4D सीरीज का ज़्यादा होता है 3D से। कॉम्प्लेक्स जैसे कि CO RH IR दिया रहेगा तो देखिएगा कि कौन सा किस सीरीज से बिलोंग करता है, तो उस हिसाब से आपको पता चल जाएगा किसका क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ज़्यादा होगा। अगर 5D सीरीज का कोई सेंट्रल मेटल एटम है या फिर आयन है तो उसका क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ज़्यादा होगा 4D सीरीज से। अगर 4D सीरीज और 3D सीरीज का कंपेयर करने का आता है तो याद रखेंगे 4D सीरीज के सेंट्रल मेटल एटम या फिर सेंट्रल मेटल आयन का क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी 3D सीरीज से ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिख दिया है। अब देखिए चौथा नंबर पॉइंट, नेचर ऑफ लिगेंड। ठीक है, याद रखेंगे एक सिनॉक्स याद रखेंगे, आइनॉक्स से आप रिलेट कर सकते हैं। सिनॉक्स याद रखेंगे, नेचर ऑफ लिगेंड से किस प्रकार क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इफेक्ट होता है। देखिए दोस्तों, कार्बन डोनर जो होता है वो ज़्यादा यहाँ पे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी शो करेगा नाइट्रोजन डोनर से। नाइट्रोजन डोनर ज़्यादा शो करेगा ऑक्सीजन डोनर से, और ऑक्सीजन डोनर ज़्यादा शो करेगा हेलोजन डोनर से। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने यहाँ दे दिए हैं। देखिए यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम जो है वो बराबर है, जो यहाँ पे डोनर है अर्थात कि जो लिगेंड है वो अलग अलग है। देखिए यहाँ पे कार्बन डोनर है, यहाँ पे नाइट्रोजन डोनर है, यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन डोनर है, और यहाँ पे देखिए हेलोजन डोनर है। तो याद रखेंगे कार्बन डोनर का जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी होता है वो हाई होता है नाइट्रोजन से, और नाइट्रोजन डोनर का हाई होता है ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन डोनर का हाई होता है हेलोजन डोनर से। ठीक है, अन्य लिगेंड का आप क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इस ट्रिक से आप देख सकते हैं। इस ट्रिक को आप लिख लीजिएगा या फिर मैं नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा, उस नोट्स में आप अच्छी तरीके से ट्रिक्स को देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, उसके बाद देखते हैं ऑक्टाहेड्रल के लिए आप क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कैसे निकालेंगे।
इसको निकालने के लिए देखिए एक फॉर्मूला है x इंटू प्लस 0.6 डेल जीरो। प्लस क्यों लिखा है, क्योंकि ये स्प्लिटिंग होता है दो तरह से, एक तो T2G सेट में, एक EG सेट में। EG सेट का जो आपका स्प्लिटिंग एनर्जी होता है वो 0.6 डेल जीरो होता है, और T2 सेट का यहाँ पे स्प्लिटिंग एनर्जी 0.4 डेल जीरो होता है। ठीक है, डेल ओ या फिर डेल जीरो क्यों लिखे हैं, ऑक्टाहेड्रल के लिए लिखे हैं। ठीक है, उसके बाद प्लस Z इंटू पी। जेड क्या है, नंबर ऑफ पेयर्स है, अर्थात कि पेयर इलेक्ट्रॉन कितना है, और यहाँ पे पी क्या है, पेयरिंग एनर्जी है। ठीक है, तो इतने चीजों को आप अगर बैठाएंगे तो आपको मिल जाएगा। पेयरिंग एनर्जी आपका क्वेश्चन में ही दिया रहेगा, या फिर पी आपको निकालने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, यहां पे देखिए एक्स क्या है, एक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ईजी सेट, अर्थात कि ईजी सेट में जितना इलेक्ट्रॉन होगा उसकी संख्या एक्स लिखेंगे। वाई क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2G सेट, T2G सेट में आपका जितना इलेक्ट्रॉन है उसको लिखिएगा। ठीक है, एक एग्जांपल में दिखा देता हूं, बाद बाकी आप नोट्स में आपको सारी चीजें प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे D1 के लिए आप निकाल रहे हैं, तो D1 का आपको टेट्राहेड्रल, माफ कीजिएगा, ऑक्टाहेड्रल में स्प्लिटिंग कैसा होगा, EG ऊपर होता है, T2G नीचे होता है। तो नीचे जिसका एनर्जी कम होता है उससे फिलिंग होता है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन फिल होगा। ठीक है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इस फॉर्मूला से आप निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले x इंटू प्लस 0.6 डेल जीरो। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर वाला एनर्जी में तो जीरो है, मतलब ये पूरा टोटल जीरो हो जाएगा। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन होगा तो मतलब 1 इंटू माइनस 0.4 डेल जीरो हो जाएगा, प्लस जेड क्या है, नंबर ऑफ पेयर्स। यहाँ पे कोई पेयर है क्या, यहाँ पे कोई भी पेयर नहीं है, मतलब ये भी जीरो हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे पी, पेयरिंग एनर्जी, जब पेयर ही नहीं है तो पेयरिंग एनर्जी कहाँ से होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 इंटू माइनस 0.4। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड एनर्जी आपका आ जाएगा माइनस 0.4 डेल जीरो। इसी प्रकार D2, D3, D4, D5, D6 सभी के लिए निकाल सकते हैं। ठीक है, सभी को मैंने नोट्स में इंक्लूड कर दिया गया है। और जितने भी, जैसे कि इसमें एक एग्जाम्पल देख लीजिए, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी निकालने के लिए आ सकता है, फाइंड क्रिस्टल फील्ड एनर्जी ऑफ दिस कम्प्लेक्स। ठीक है, इस प्रकार का कम्प्लेक्स दे दिया जाएगा। यहाँ पे देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, ये टेट्राहेड्रल, माफ कीजिएगा, ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल में हम लोगों ने पढ़ा था कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। ठीक है, सबसे पहले Fe का आपको निकालना है ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया 2, इसका कन्फिग्रेशन करेंगे Fe2 प्लस का, तो ये आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आ जाएगा। और एक चीज याद रखेंगे कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है कि वीक फील्ड लिगेंड है। अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं होगा, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग होगा। तो यहाँ पे देखिए CN दिया गया है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो ये पेयरिंग होगा। ठीक है, तो इसका स्प्लिटिंग इस प्रकार होगा। यहाँ पे टोटल कितना इलेक्ट्रॉन है, डी में कितना इलेक्ट्रॉन है, डी ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन है। देखिए सबको फिल कीजिएगा अच्छी तरीके से। EG और T2G में टूटेगा, सबसे लोअर एनर्जी सबसे पहले फिल होगा। और यहाँ पे देखिए CN स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, मतलब यहाँ पे पेयरिंग होगा। ठीक है, तो इसको फिल कीजिएगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इस प्रकार से हो जाएगा, T2G6 और EG0। ठीक है, T2G में कितना इलेक्ट्रॉन है, T2G में देखिए यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है, और EG में 0 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इसी प्रकार से कुछ कुछ एग्जांपल आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वर्नर थ्योरी को देखेंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर इसी प्रकार विभिन्न प्रकार के वीडियोस चाहते हैं लैब असिस्टेंट PGT से संबंधित, तो चैनल के प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगे। अगर आपको नोट्स चाहिए और बुक के PDF चाहिए तो नीचे टेलीग्राम ID का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं। आज के इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर दें।